छुट्टी का दिन था तो विवेक सुबह से ही लैपटॉप में व्यस्त था। कुछ बैंक और कुछ इंश्योरेंस के ज़रूरी काम थे, वही निपटा रहा था। बीच में एक दो बार चाय भी पी। विवेक सुबह से देख रहा था कि आज वंदना का चेहरा बेहद तनावपूर्ण था। आंखें भी लाल और कुछ सूजी हुई सी लग रही थी, जैसा कि अक्सर रोने से हो जाता है। घर के सारे काम निपटाकर जैसे ही वंदना कमरे में आकर अपने कमरे बिस्तर पर लेटने लगी, क्या हुआ वंदना, तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या होगा, मैं तो पत्थर की बनी हुई हूँ। अरे यार, यह कैसी भाषा बोल रही हो? आपकी तरह हम कोई पीएचडी थोड़े ही किए हैं, खींच तान कर बीए कर पाए हैं, वह भी आपकी दया से। इतने रूखेपन से तो तुम कभी नहीं बोलती। कब तक ढोंग भरी और दिखावे की जिंदगी जीते रहें? अब नहीं सहा जाता। जो कुछ कहना है खुलकर कहो, पहेलियां मत बुझाओ। आपको पता है, आज हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं। आज हमारी शादी की सालगिरह है। याद है, तभी तो कल शाम को ऑफिस से आते वक्त तुम्हारे लिए तोहफे के रूप में सोने का हार लाया हूँ। वह रखा है तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पर। क्या एक स्त्री केवल सोने चांदी के जेवर और महंगी साड़ियों के लिए ही जन्म लेती है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इतने पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुष यह नहीं जानते कि एक स्त्री के लिए उसके पति का स्पर्श जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है, जिसके लिए हम 2 साल से तरस रहे हैं। वंदना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई थी। जो भी परिस्थितियां थी, पर उसमें ऐसा तो कोई शर्त नहीं रखा गया था कि हम दोनों जीवन भर रेल की पटरियों की तरह सदैव अलग ही रहेंगे। तुम मेरी पहली पत्नी सुनैना की छोटी बहन हो। मेरी जब सुनैना से शादी हुई थी तब तुम मात्र 10 साल की थी। वंदना बीच में ही बात काट कर बोल पड़ी। वह सब तो हमारे मन में आज भी एक चलचित्र की तरह बसा है। आपने दीदी से जब प्रेम विवाह किया था तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप तो एकदम सिनेमा के हीरो जैसे लगते थे। हमने भी दीदी से फरियाद की थी कि दीदी, हमारे लिए भी ऐसा ही दूल्हा ढूंढना। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। ओह सॉरी, आप बोलिए। जब हमारी शादी हुई थी तुम 10 साल की थी। तुम्हारे गांव में कोई ढंग का स्कूल कॉलेज नहीं था, तो सुनैना ने तुम्हें अपने पास बुला लिया। यह सब तो हम जानते ही हैं, इसमें नया क्या है? क्यों, सुना रहे हैं? धैर्य से सुनोगी तभी तो समझ पाओगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारा इस शहर में पढ़ाई के लिए दाखिला कराया तो मैं तुम्हारा गार्जियन यानी संरक्षक बना। इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए पिता समान हो गया। फिर मैं तुम्हें घर पर पढ़ाने भी लगा, मतलब मैं तुम्हारे लिए गुरु भी हो गया। आपने अभी तक कोई भी नई बात नहीं बताई। अब जरूरी और विशेष बात पर आता हूँ। उस वक्त कुछ शारीरिक अनियमितताओं के कारण सुनैना 7 साल तक मां नहीं बन सकी। चिकित्सा के बाद सुनैना ने बेटे आकाश को जन्म दिया। आकाश के जन्म के बाद सुनैना का स्वास्थ्य और गिरने लगा। डॉक्टर तो शुरू से ही सुनैना को समझाता रहा कि बच्चे की जिद छोड़ दो, लेकिन सुनैना की जिद के आगे हम लोग झुक गए। अगर मुझे सुनैना की इस स्थिति की गंभीरता का जरा सा भी आभास होता तो सुनैना को मां बनने की इजाज़त कभी नहीं देता। हाँ, यह बात मुझे मालूम नहीं थी। सुनैना की सेहत लगातार गिरती गई। आकाश के पहले जन्मदिन के कुछ दिन बाद सुनैना उसे सदैव के लिए छोड़कर ब्रह्म में विलीन हो गई। दीदी के जाने से हमको भी बहुत दुख हुआ था। उनका स्नेह हमारे लिए बहन से अधिक माँ समान था। जैसे तैसे आकाश को 6 महीने एक आया और तुम्हारी मदद से संभाला। फिर रिश्तेदारों की तरफ से पुनर्विवाह का जोर पड़ने लगा। मैं इसके पक्ष में नहीं था, क्योंकि सुनैना का वजूद मेरे दिलो दिमाग पर बुरी तरह छाया हुआ था। इसी बीच तुम्हारे माँ बाबूजी कुछ अन्य रिश्तेदारों को लेकर आधम के। उन्होंने सुनैना के नाम की दुहाई देते हुए मेरे सामने तुम्हारे साथ शादी का प्रस्ताव रख दिया। मैंने हमेशा तुम्हें एक बच्ची और शिष्या की दृष्टि से देखा था। अतः मैंने पहले तो मना कर दिया। मेरी और तुम्हारी उम्र के अंतर का भी हवाला दिया, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी दलील नहीं सुनी। उन दोनों की आंखों में से बहते आंसू देखकर मैं भावनाओं में बह गया और इस विषय पर चुप लगा गया, जिसे उन लोगों ने मेरी मूक सहमति मान लिया और शादी की तैयारी शुरू कर दी।
यदि आपको हम पसंद नहीं थे तो आपको सख्ती से मना करना था। आप तो खुद ही उस वक्त ढुलमुल नीति अपनाए हुए थे, हमने खुद देखा था, हम भी तो वहाँ मौजूद थे। वंदना, बात पसंद नापसंद की नहीं है, दुविधा थी। एक तरफ आकाश, दूसरी तरफ तुम। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था कि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकूंगा, मगर अब तो हम आपकी पत्नी बन चुके हैं, फिर आप हमको हमारा हक क्यों नहीं दे रहे? सब कुछ तो तुम्हारा ही है, यह घर भी मैंने तुम्हारे नाम पर खरीदा है, आकाश भी तुम्हें माँ कहता है, और पति का प्यार। वंदना, मैं तुम्हें सुनैना का स्थान नहीं दे सकता। यदि तुम्हारे मन में कोई कसक है, कोई कमी है, तो मैं तुम्हारा दूसरा विवाह कराने का प्रयास करता हूँ। इतना सुनते ही वंदना गुस्से में आपे से बाहर हो गई, एक बम की तरह फट पड़ी, रोती जा रही थी और चिल्लाती जा रही थी। आपने औरत को क्या एक मिट्टी का खिलौना समझ रखा है? बस यही एक तमाशा होना और बाकी रह गया है। यह अरमान भी पूरा कर लीजिए। बस एक बात याद रखिएगा कि अब इस घर की चौखट से केवल हमारी लाश ही बाहर निकलेगी। सदैव शांत रहने वाली वंदना के इस रोग को देखकर विवेक घबरा गया। वह वंदना को शांत करने के उद्देश्य से उसके निकट गया, उसके सिर पर हाथ रख कर कुछ कहना चाहा, लेकिन इसी बीच वंदना उठी और विवेक को धकियाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। विवेक के जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी, तो वह समझ नहीं पा रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए, परंतु समस्या को सुलझाना भी अनिवार्य था, अन्यथा इतनी शिक्षा प्राप्त करने का लाभ क्या था? विवेक अपने मन को संतुलित करते हुए वंदना को खोजने की चाह में कमरे से बाहर आया तो रसोई घर की खिड़की से वंदना की साड़ी दिखाई दी। विवेक तेज गति से रसोई घर की ओर लपका। रसोई घर में प्रवेश करते ही उसे तेज दुर्गंध आई। विवेक ने देखा कि वंदना ने अपने ऊपर केरोसिन तेल उड़ेल लिया था और उसके हाथ में माचिस थी। विवेक ने देखा वंदना माचिस की डिब्बी से तीली निकाल रही थी। विवेक ने फुर्ती से वंदना का हाथ पकड़ लिया। वंदना निर्जीव सी एक टूटी हुई लता की तरह विवेक की बाहों में झूल गई। विवेक उसे उठाकर कमरे में ले गया। वंदना अभी भी हिचकियां लेकर रोए जा रही थी, हालांकि उसे अब सब कुछ मिल गया था जिसकी उसे चाह थी। साथियों, आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।